एवरीवन, वेलकम टू चोपड़ा एजुकेशनल। दिस इज शिल्पा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी शिक्षा शास्त्र पे, यानी पैडागोजी ऑफ हिंदी। तो हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे वो हमारे थे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज का जो हमारा ये सेशन है इस वीडियो का वो है हिंदी शिक्षा शास्त्र पे। इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे और उनको पूरा डिस्कस करेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे आगे आपकी एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, आगे आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न क्या है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी चीज जो है भाषा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। फर्स्ट वन ऑप्शन है हमारा, भाषा की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। सेकंड, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता यानी गौरव, अस्मिता को आप गौरव कह सकते हो। थर्ड है हमारा, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। फोर्थ है, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है कि बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ये भाषा के लिए एक सही कथन नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है राइट ऑप्शन। आगे आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। भोजपुरी भाषी मोना श को स और र को ड़ करके बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? आपने भी नोटिस किया होगा कुछ बच्चे जो श का उच्चारण होता है वो स से करते हैं और र का उच्चारण र से करते हैं। तो इसका कारण क्या होगा? फर्स्ट है मातृभाषा से प्रेम, उच्चारणगत त्रुटि, हिंदी भाषा की कठिनता, या मातृभाषा का व्याघात। तो ये उच्चारण में त्रुटि है, ये उच्चारणगत त्रुटि जो है इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, अगर आप किसी लिखित कार्य को आपने टेस्ट लिया है और उसमें आप किसी बच्चे को चेक करने के लिए उसकी हेल्प ले रहे हो, तो इससे बच्चे में क्या डेवलप होगा? क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट है आपका, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, यानी बच्चा पढ़ेगा और उसके पठन कौशल का उसमें प्रैक्टिस हो रही है। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। अवलोकन होता है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है कि बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो अगर आप किसी लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता ले रहे हो, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे जो है वो दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का उनको अवसर मिलेगा और उनका ऑब्जर्वेशन की जो कैपेसिटी है उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट था। आगे आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सस्वर वाचन वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? अगर सस्वर वाचन है तो आपको क्या चीज को इंक्लूड नहीं करना? फर्स्ट है मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, आत्मविश्वास के साथ वाचन, या विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग। तो अगर आप सस्वर वाचन कर रहे हैं, मानक भाषा होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय बोलियों का प्रभाव यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। फिर है आत्मविश्वास के साथ वाचन बहुत जरूरी है, और विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। किसी भी भाषा को बोलते वक्त, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते वक्त, कोई भी वाचन करते वक्त अगर विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता तो कई बार उसका अर्थ जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग तो बहुत ही जरूरी है, और आत्मविश्वास के साथ वाचन भी। बट स्थानीय भाषा, स्थानीय बोली का प्रभाव हमारा राइट ऑप्शन है। आगे आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। वो ये कह रही है कि अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हो तो लिखना ज्यादा टफ होगा। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना ज्यादा टफ है, जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। तो लिखना और पढ़ना अगर आपने सीखना है तो ये समान रूप में अंतर संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन था। आगे आते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ।
माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। यानी आपने भी नोटिस किया होगा कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते वाक्यों को 2 बार या शब्दों को भी 2 बार बोलते हैं। तो इसका ये भाषाई व्यवहार किस बात को दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक के ही पढ़ती है, उसे पढ़ना नहीं आता, या वो पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। तो हमारा पहला ऑप्शन कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है इज द राइट ऑप्शन। आगे आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार यानी नेशनल फ्रेम करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा आपसे कि कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आके ही भाषा सीखते हैं, या प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पे बल दिया जाना चाहिए। तो कौन सा कथन सही है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। कि अगर भाषा शिक्षण कर रहे हो, अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो भी आप भाषा को प्रयोग कर रहे हो, किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो चाहे हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो पंजाबी है। तो अगर हम अन्य विषयों को भी सीखते रहते हैं तब भी हम भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। आगे आते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, पढ़ने में उन्हें क्या होता है? वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, डिलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, या सीखने में असक्षम होते हैं। तो पहले हम पता करेंगे डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को लिखने में कठिनाई आती है। डिस्ग्राफिया, ठीक है, उसमें लिखने में कठिनाई आती है। और ये जो है हमारा डिलेक्सिया, इसमें पढ़ने में कठिनाई आती है। तो हमारा जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वो डिसलेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं, डिसऑर्डर से। आगे आते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या है? हमें बताना है कि रेमेडियल उपचारात्मक यानी उपचार से रिलेटेड है। फर्स्ट आपका शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, विद्यार्थियों के उच्चारण के दोषों को दूर करना या लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो उपचार क्या होगा कि कठिनाइयों को जानना और उनका समाधान करना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो हमारा सेकंड ऑप्शन था इसमें राइट ऑप्शन। आगे आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? रागिनी को समझाएंगे कि ये चापाकल नहीं हैंडपंप है, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो हैंडपंप को अगर हम पर्यायवाची में देखते हैं तो चापाकल बोला जाता है। तो ये सही ऑप्शन क्या है? एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में हम उन्हें बताया जाएगा पूरी कक्षा को कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। आगे आते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? फर्स्ट है स्वरागम, स्वरलोप, स्वरभक्ति, या इनमें से कोई भी नहीं। स्वर आगम का अर्थ क्या है? स्वर आगम क्या है कि कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ शब्दों को बोलते वक्त कुछ वर्ड्स, कुछ आप कह सकते हो कि अक्षर पहले लगा देते हैं। जैसे स्कूल, ये स्कूल शब्द है पर कुछ बच्चे उसे स्कूल कहते हैं। तो स्वर आगम, इसमें एक अन्य जो हम कह सकते हैं वर्ण का आगम है उसके आगे लगा दिया, इसे स्वर आगम कहते हैं। स्वर लोप, स्वर लोप क्या होता है? स्वर लोप में किसी अक्षर को, स्वर लोप में क्या है, किसी अक्षर को छोड़ दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। जैसे क्षत्रिय, कुछ बच्चे जो क्षत्रिय का उच्चारण कैसे करते हैं? क्षत्रिय, इसमें स्वर लोप किया गया, क्षत्रिय का उच्चारण क्षत्रि। स्वर भक्ति में क्या है कि बढ़ाकर, बढ़ाकर शब्द को बुलाया जाता है, बढ़ाकर। जैसे श्री को सीरी कहा जाएगा, सीरी। उसी तरह से शक्ति को शक्ति। तो स्वर भक्ति जो है इसका राइट ऑप्शन है हमारा। आगे आते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ।
कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना जरूरी है? अगर 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए साहित्य का चयन किया जा रहा है, तो आप क्या चीज को सबसे ज्यादा जरूरी रखेंगे? आपके लिए क्या जानना जरूरी है? बच्चों की भाषा के प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक और लेखक, बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि क्या है, या बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगर साहित्य का चयन किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि क्या है, उसके आधार पर हम बच्चों के लिए किसी भी साहित्य का चयन कर सकते हैं, और वो बच्चे को समझ भी आएगा तभी। क्योंकि अगर उसकी पृष्ठभूमि जो है वो हिंदी से ना रिलेट होकर कुछ ऐसी है जो स्थानीय भाषाओं का प्रभाव है, तो उसके लिए हमें पहले तो बच्चे का वो स्तर बढ़ाना होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन था। आज हमने अपने हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ 12 प्रश्न किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकोगे, उसे अच्छे से इलेबोरेट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।